तो क्या वो उससे जीत पाएगा। तभी हम देखते हैं कि एक सोल्जर एंड बीस्ट की बॉडी को खाने वाली होती है। तब जिन्वू उसे लात मार के उड़ा देता है और उन्हें खाने से मना करते हुए बोलता है कि इनकी बॉडी बहुत ज्यादा कीमती होती है। इसके बाद जिन्वू चिल्लाते हुए कुछ सोल्जर्स को बोलता है कि माना क्रिस्टल्स की माइनिंग करते रहो। जिनचुल उसे देखकर हैरान था कि एक ए रैंक डंजन को संभालना, कॉर्प का ध्यान रखना और माइनिंग करना, ये सब वो अकेले ही कर रहा है। वो बोलता है कि ये सच में वन मैन आर्मी है। वो अब समझ जाता है कि क्यों चेयरमैन ने उसे इस रेड में नजर रखने के लिए बोला था। सभी बीस्ट के खत्म होने के बाद अब उनके सामने इस डंजन का बॉस आ चुका था। जिन्वू माइनिंग करने वाले सोल्जर्स को छोड़कर सभी को वापस बुला लेता है। ये देखकर जिनचुल पूछता है कि तुमने उन्हें वापस क्यों बुला लिया, क्योंकि इसके लिए तुम्हारे सोल्जर्स ही काफी थे। तब जिन्वू उसे बताता है कि अगर वो अपने सोल्जर्स पर ज्यादा इंडिपेंडेंट रहेगा तो उसकी स्किल्स बेकार हो जाएंगी। इसके बाद जिन्वू अपने डैगर्स निकालता है और सीधे बॉस के ऊपर जंप करता है और उसके सिर को काटते हुए उसे एक ही झटके में खत्म कर देता है। बॉस के खत्म होते ही जिन्वू का लेवल अप हो जाता है, जिससे उसकी कुछ स्किल अपग्रेड हो जाती है। शैडो एक्सचेंज करने का कूलडाउन टाइम भी अब 3 घंटे से 2 घंटे हो गया था। मतलब अब वो हर 2 घंटे में शैडो एक्सचेंज स्किल यूज कर सकता है। जिनचुल ये देखकर हैरान था कि जिन बीस्ट का यूज शील्ड और आर्मर के लिए किया जाता है, उन्हें इसने केवल अपने 2 डैगर्स से काट डाला। इसके बाद जिन्वू वहाँ के बॉस की शैडो को भी एक्सट्रैक्ट कर लेता है, जिसका रैंक एलीट नाइट और लेवल 13 था। जिन्वू देखता है कि ये उतना ही पावरफुल है जितना ये तब था जब जिंदा था। लेकिन जिन्वू इस बात से हैरान था कि उसका साइज काफी छोटा हो गया है, क्योंकि शैडोज या तो सेम साइज या उससे बड़े साइज की होती है। जिन्वू देखता है कि भले ही इसका और टस्क का रैंक एलीट नाइट है, लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा माना है और ये टस्क से भी ज्यादा पावरफुल है। जिन्वू सोचता है कि अगर ये खुद को बड़ा करने के लिए मैजिक का यूज करता है तो ये इसका ओरिजिनल साइज होगा। जिन्वू बोलता है कि जो भी हो, ये उसकी शैडो आर्मी के लिए बहुत बड़ी चीज है। जिसके बाद जिन्वू इस सोल्जर का नाम जिमा रख देता है। वहीं जिन्हो ये देखकर खुश था कि जिन्वू ने किस तरह उसे समन बीस्ट में बदल दिया। उधर जिनचुल के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि उसने एक ही दिन में वो सब देख लिया था जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। इसके बाद जिन्हो जिन्वू से बोलता है कि अब हमें बाहर चलना चाहिए, लेकिन जिन्वू जाने से पहले उससे पूछता है कि डंजन के बॉस की बॉडी का क्या करना है। तभी उस डंजन के बाहर खड़े रिपोर्टर्स को बड़े पैरों के चलने की आवाज आती है। पहले तो सभी डर जाते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि ये जिन्वू का समन बीस्ट है, जो डंजन के बॉस की डेड बॉडी को उठाकर बाहर ला रहा है। वो सब समझ जाते हैं कि जिन्वू ने ए रैंक डंजन को पहले ही क्लियर कर दिया है और वो सभी टस्क की फोटो लेने लगते हैं। उन्हें देखकर टस्क बोलता है कि फोटो लो जल्दी, और स्माइल करते हुए पोज देता है। इसके बाद जिन्वू, जिन्हो और जिनचुल भी डंजन से बाहर निकल आते हैं। जिन्वू और जिन्हो आपस में बात कर रहे थे कि अब यहाँ पर पहले से ज्यादा रिपोर्टर्स आ चुके हैं, लेकिन अंदर जो सब हुआ उसे देखकर जिनचुल अभी तक सदमे में था। इसके बाद जिनचुल इस रेड की रिपोर्ट देने के लिए गोगनही के पास जाता है और उसे सब बताता है। उसके अभी भी पसीने आ रहे थे। गोगनही उससे बोलता है कि तुमने अंदर जो भी देखा, वहाँ तुम्हारी तरह कोई और भी होता तो वो भी ऐसे ही हैरान होता। तब जिनचुल गोगनही से बोलता है कि मैंने जो वहाँ देखा वो कोई रेड नहीं थी, बल्कि एक तबाही थी। इसके बाद गोगनही जिनचुल को आराम करने के लिए भेज देता है। अब गोगनही सोचता है कि जिन्वू ने अकेले ही ए रैंक डंजन को क्लियर कर दिया। इसके अलावा वो माना क्रिस्टल्स और उनकी बॉडी को भी बाहर लेकर आया। गोगनही बोलता है कि अब समझ आया कि उसे वन स्ट्राइक स्क्वाड क्यों बोलते हैं। वो एक वन मैन गिल्ड है, बल्कि वो खुद ही एक गिल्ड है। इसके बाद गोगनही सोचता है कि कोरिया ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के हंटर्स की लिस्ट में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। इसके बाद हमें जापान के शिंजुकू टोक्यो का सीन दिखाया जाता है। जापान में अब तक का सबसे बड़ा एस रैंक गेट खुल चुका था और वहाँ के लोगों को आसमान में एक भयानक साया मंडराते हुए दिखाई दे रहा था। इसके बाद हमें जापान के गवर्नमेंट बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, जहां हम ब्लेड फैंटम्स, अनबीटेबल किंग और स्नोवी माउंटेन्स के गिल्ड के मास्टर्स को एक साथ देखते हैं, क्योंकि एस रैंक गेट खुलने के बाद जापान के पीएम द्वारा सभी गिल्ड मास्टर्स को मीटिंग के लिए बुलाया गया था। तभी वहां ब्लेड गिल्ड के हंटर्स आ जाते हैं। गोतो के मरने के बाद अब इस गिल्ड का मास्टर सुगीमोतो रेजी बन चुका है। ये वही गिल्ड है जिसके साथ एस रैंक हंटर्स को जेजू आइलैंड में बेरू ने खत्म कर दिया था। इसके बाद वहाँ खड़े तीनों गिल्ड मास्टर ब्लेड गिल्ड के हंटर्स को इग्नोर करते हुए वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि गोतो के मरने के बाद ब्लेड गिल्ड अब पहले जैसे पावरफुल नहीं रहा। इसीलिए दूसरे गिल्ड एक साथ मिलकर जापान का सबसे बड़ा गिल्ड बनना चाहते हैं। इस पर रेजी बोलता है कि सारे मिल जाएंगे तब भी वो उनके गिल्ड को टक्कर नहीं दे पाएंगे। अब सभी गिल्ड मास्टर पीएम के साथ मीटिंग में बैठते हैं, जहाँ पीएम उन सभी पर चिल्लाता है कि एक एस रैंक गेट टोक्यो में खुला है और अभी तक हंटर एसोसिएशन ने क्यों कुछ नहीं किया, और अगर डंजन ब्रेक हो गया तब क्या होगा। तब उन्हें बताया जाता है कि इस तरह के एस रैंक के गेट को एस रैंक के हंटर्स भी क्लियर नहीं कर सकते हैं। इसे केवल नेशनल लेवल हंटर्स ही कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद ये बंदा बताता है कि हमें जल्द से जल्द कोई डिसीजन लेना होगा, क्योंकि जब एक एस रैंक का गेट ब्रेक होता है तब कितनी तबाही होती है, ये सब हम जेजू आइलैंड में देख चुके हैं। तभी एक गिल्ड मास्टर बताता है कि हमें अब थॉमस आंद्रे को बुला लेना चाहिए। इस पर पीएम का सेक्रेटरी उसे बताता है कि हमारी कंट्री के पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम उन जैसों को बुला सकें। वो उन्हें बताता है कि फिलहाल